हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग लाए हैं आपके लिए साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे बिहार एसआई की हो या फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो परीक्षाएं हों, सभी में समान रूप से महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे यहाँ है तत्व एवं उसके अयस्क। बहुत तेजी से एक जो है क्विक रिवीजन करेंगे। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है, कोरंडम है और क्रायोलाइट है। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। एंटीमनी का अयस्क है स्टिबाइनट और कैडमियम का ग्रीनोकाइट है, कैडमियम का ग्रीनोकाइट। कैल्शियम का जो है चूने का पत्थर, जिप्सम और डोलोमाइट। कैल्शियम का अयस्क कौन कौन है? चूने का पत्थर, जिप्सम और डोलोमाइट। क्रोमियम का अयस्क है क्रोमाइट और क्रोकाइट। क्रोमाइट और क्रोकाइट किसका अयस्क है? तो क्रोमियम का है। उसके बाद नेक्स्ट है तांबा। तांबा बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है। क्यूपराइट, कॉपर पायराइट इसके अयस्क हैं। तांबा के अयस्क क्या क्या हैं? क्यूपराइट और कॉपर पायराइट। फिर देखिए, चलिए सोना, एयू। एयू जो है उसका क्या है? सिल्वेनाइटस है, पैटसाइट है और कैलेवेराइट है। ये इंपॉर्टेंट है। सोना का सिल्वेनाइटस, पैटसाइट और कैलेवेराइट है। लोहा यानी कि एफी, एफी का देख लेते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, ये सारे जो है ये लोहा का जो है अयस्क है। सीसा का देख लेते हैं, गैलेना। सीसा का कौन कौन है? गैलेना है, एंग्लोसाइट और सैक्साइट। तो खासकर सीसा का गैलेना इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम, एमजी का, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और टॉक। मैग्नीशियम का क्या क्या है? डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और टैक। और मैंगनीज का क्या है? ब्रोमाइट, मैग्नाइट और हॉस्मानाइट। पारा का सिनेबार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पारा का क्या है? सिनेबार है। पोटेशियम का कार्नेलाइट है, पोटेशियम का कार्नेलाइट। सिल्वाइन और सोरा, सिल्वाइन और सोरा। पोटेशियम का कार्नेलाइट और सोरा और सिल्वाइन याद रखना है। चांदी का, चांदी का क्या क्या है? सिल्वर है, सिल्वर ग्लांस है, अर्जेंटाइट है, अर्जेंटाइट और सिल्वर ग्लांस। सोडियम यानी कि Na, Na का है जो NaCl खनिज नमक होता है। चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर सोडियम का क्या है? अयस्क है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रोंसियम यानी Sr, इसका है सेलेस्टाइन और स्टोनेनाइट, स्टोसियनाइट, स्टोसियनाइट। उसके बाद है टीन, टीन एसन का क्या है? कैसीटेराइट, कैसीटेराइट। जिंक का जिंक स्पार, कैलेमाइट और जिंकाइट। जिंक का जिंकाइट, जिंक स्पार और कैलेमाइट, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आर्सेनिक का है, आर्सेनिक पायराइट और आर्पीमेंट। बेरियम का क्या है? बेरियम का है हैवी स्पार या फिर बेराइट्स विदराइट, याद रखना है। इसमें मुख्यतः याद रखना है एल्यूमिनियम का, कैडमियम का, मुख्यतः एल्यूमिनियम, उसके बाद कैडमियम का, कैल्शियम का, क्रोमियम का, तांबा, सोना, लोहा, सीसा, मैग्नीशियम, पारा, चांदी, पोटेशियम, सोडियम, जिंक। उसके बाद और एक याद रखना है किसका? आर्सेनिक का। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग फिर इससे आगे का देखेंगे। रोगों से प्रभावित होने वाले अंग। रोगों से कौन कौन अंग जो है प्रभावित होते हैं, ये बायोलॉजी का टॉपिक है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे निमोनिया और टीबी यानी ट्यूबरोक्लोसिस, क्षय रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो वह फेफड़ा को करता है। फेफड़ा को निमोनिया और ट्यूबरोक्लोसिस में जो है कौन सा अंग हमारा जो है प्रभावित होता है? वो है फेफड़ा। ब्रोंकाइटिस और कुकुर खांसी जो है या दमा, यह भी फेफड़ा को ही प्रभावित करता है। ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी और दमा में भी कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा होता है। फिर है नेक्स्ट हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह होता है आंत। आंत जो है हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया में आंत प्रभावित होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पोलियो, रेबीज, कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है वो है रेबीज। पोलियो, मिर्गी और टिटनेस, ये जो है तंत्रिका तंत्र पर जो है अपना जो है वार करता है। पोलियो में देखेंगे आप कि किसी की हाथें बहुत पतली हो जाती है, किसी का टांग पतला हो जाता है, तो तंत्रिका तंत्र पर जो है ये जो है ये अपना असर दिखाता है। नेक्स्ट है स्कर्वी और पायरिया, ये वेल नोन है कि ये मसूड़ा यानी कि दांत का जो हिस्सा है मसूड़ा का, उसमें स्कर्वी और पायरिया जो है वो अपना असर करता है। हेपेटाइटिस और पीलिया जो है यकृत पर अपना प्रभाव देता है।
कोड कोड जो है वो तंत्रिका तंत्र पर अपना प्रभाव दिखाता है। नेक्स्ट है प्लेग। प्लेग जो है लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी पर अपना जो है प्रभाव डालता है। प्रभावित अंग कौन है? तो आरबीसी है। नेक्स्ट मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो आरबीसी एवं तिल्ली। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम मच्छर के काटने से ये जो है हमारे शरीर में एक घात करता है जो कि आरबीसी एवं तिल्ली पर करता है। नेक्स्ट है मधुमेह यानी कि डायबिटीज, जो जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में चीनी की बीमारी भी कहते हैं, शुगर, वो किसको घात करता है? तो अग्नाशय को करता है। नेक्स्ट है ग्वाइटर, घेंघा। घेंघा जो है वो गला और थायराइड ग्रंथि पर अपना जो है प्रभाव डालता है। ग्वाइटर में कौन सा अंग? गला और थायराइड ग्रंथि, घेंघा। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, मायोपिया और रोहा। ये वेल नोन है कि ये आंख पर अपना प्रभावित अंग कौन सा है? आंख है। ट्रेकोमा से आंख प्रभावित होता है, ग्लूकोमा और मायोपिया में भी। नेक्स्ट है एड्स। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो है एक जानलेवा बीमारी है, वैज्ञानिक अभी तक इसका इलाज खोज नहीं पाए हैं। तो एड्स से प्रभावित अंग कौन है? तो प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र के कमजोर होने से हमारा पूरा शरीर जो है इसकी गिरफ्त में, एचआईवी के गिरफ्त में आ जाता है और अंततः एड्स का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट है चेचक। चेचक में जो है संपूर्ण शरीर जो है वो प्रभावित होता है, शरीर पर दाने निकल आते हैं चेचक में। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंजा में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और जिस भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा होता है उसे खांसी और सर्दी जकड़ लेती है। नेक्स्ट है खसरा। खसरा में संपूर्ण शरीर ही प्रभावित होता है। डिप्थीरिया और अस्थमा में श्वास नली। डिप्थीरिया और अस्थमा में क्या होता है? सांस नली। दम्मा जिसको कहते हैं उसमें सांस नली प्रभावित होती है, लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतें होती हैं। उसके बाद है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस से जो है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में लगातार पूछता है। मेनिंजाइटिस से जो प्रभावित अंग है वो है मस्तिष्क। मस्तिष्क याद रखेंगे। हर्पीज। हर्पीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा। त्वचा हर्पीज से प्रभावित होता है और पूरा शरीर त्वचा पे एक अजीब किस्म का बीमारी उत्पन्न हो जाता है। यह त्वचा संबंधित रोग है, हार्पिस। और कालाजार से कौन सा अंग प्रभावित है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कालाजार से प्रभावित होने वाला अंग है। तो ये याद रखना है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और वन लाइनर में भी ये पूछे जाते हैं और अक्सर जो भी परीक्षार्थी हैं इन आसान से प्रश्नों में गलती कर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? पौधे के संबंध में सबसे बड़ा और छोटा। चलिए तो इसे देख लेते हैं। सबसे बड़ा पुष्प क्या है? रेफ्लिसिया है, याद रखना है। सबसे छोटा पुष्प जो है उल्फिया है। सबसे कठोर लकड़ी कौन सी? हार्डविकिया बाइनेटा की लकड़ी है। सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है? हार्डविकिया। सबसे हल्की लकड़ी ओक्रोमा है। ओक्रोमा सबसे हल्की लकड़ी है। सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष कौन सा है? यूकैलिप्टस है, यूकैलिप्टस। और सबसे छोटा आवृत पौधा लेमना। लेमना पौधा सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा है, याद रखेंगे। सबसे लंबा वृक्ष क्या है? सिकोया। सिकोया सबसे लंबा वृक्ष है। और सबसे बड़ा बीज किस पौधे का, पेड़ का होता है? तो लोडोसिया का, लोडोसिया का होता है। सबसे छोटा बीज होता है ऑर्किड का। ऑर्किड का जो बीज होता है वो सबसे छोटा होता है। सबसे बड़ा बीजांड किसका है? साइकस का। सबसे बड़ा पत्ती विक्टोरिया रिजिया का है। सबसे बड़ा पत्ती किसका है? किसी पेड़ या पादप में सबसे बड़ा पत्ती विक्टोरिया रिजिया का होता है। सबसे छोटी पादप कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी पादप कोशिका माइकोप्लाज्मा का। चलिए, सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम का होता है, ट्राइलियम का। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवालों का होता है। और सबसे बड़ा गुणसूत्र वाला पौधा कौन है? एफियोग्लोसम। एफियोग्लोसम है। सबसे बड़ा फल किसका है? लोडोसिया का ही है। और सबसे बड़ा बीज भी लोडोसिया का है और सबसे बड़ा फल भी लोडोसिया का है। नेक्स्ट है जीवित जीवाश्म, साइकस को कहते हैं। सबसे छोटा शैवाल क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास सबसे छोटा जो शैवाल है। सबसे बड़ा शैवाल मैक्रोसिस्टिस है, मैक्रोसिस्टिस। निश्चित तौर पर ये जो है तथ्य है, इनको बिना याद किए हुए संभव नहीं है कि आपके दिमाग में रह जाए, तो इसे बार बार आप रिपीट करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि पौधे से प्राप्त होने वाली औषधि कौन कौन है। पौधे से कौन कौन सी औषधियां प्राप्त होती हैं? जैसे तंबाकू से कौन सी औषधि प्राप्त होती है? तो निकोटीन। तंबाकू से निकोटीन प्राप्त होती है। सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होती है। सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होती है।
कॉफी से कैफीन, चाय से थीन। याद रखना है अफीम जो है, अफीम से कौन सी औषधि प्राप्त होती है? हेरोइन, मॉर्फिन, कोडीन प्राप्त होती है। विलो से एस्पिरिन, सर्पगंधा से एंटीपायरेटिक्स, कवक से पेनिसिलिन, बेलाडोना से एट्रोपिन जो कि एक पेन किलर है, दर्द निवारक दवाई बनती है इससे, अकवन से कोकीन। तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, तंबाकू से निकोटीन, सिनकोना की छाल से कुनैन, कॉफी से कैफीन, चाय से थीन, अफीम से हेरोइन, मॉर्फिन और कोडीन, विलो से एस्पिरिन, सर्पगंधा से एंटीपायरेटिक, कवक से पेनिसिलिन, बेलाडोना से एट्रोपिन यानी कि दर्द निवारक दवा, और अकवन से कोकीन प्राप्त होता है। याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे और देखेंगे विभिन्न पदार्थों के स्थिति एवं कारण। तो इसका देख लेते हैं हम लोग। प्याज का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो एंथोसाइन के कारण। एंथोसाइन के कारण जो है प्याज का रंग लाल होता है। लहसुन में गंध किसकी वजह से होता है? एलाइसिन के कारण। एलाइसिन के कारण लहसुन में गंध होती है। लहसुन में गंध किसकी वजह से होता है? तो एलाइसिन के कारण। याद रखेंगे। नेक्स्ट है मूली में जो तीखापन होता है वो आइसोसाइनेट के कारण होता है। आइसोसाइनेट के कारण होता है। मिर्च में चरपराहट किसके वजह से होता है? कैप्सेसेनीन के कारण। कैप्सेसेसीन के कारण होता है। खीरे में जो करवाहट आ जाती है वो कुकुरबिटेसिन के कारण, बीटेसिन के कारण। करेले की जो करवाहट होती है वो होती है मेमोडिरकोसाइट के कारण। गाजर में नारंगी रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही परीक्षा का फेवरेट क्वेश्चन होता है। नारंगी में जो रंग होता है कैरोटीन के कारण। हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। मिर्च का जो लाल रंग है वो कैप्सेंथीन के कारण। टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपीन के कारण होता है। आलू में कंदों का हरापन किसकी वजह से होता है? सोलिनीन के कारण। आंवले में कसैलापन किसकी वजह से होता है? तो टैनिन के कारण। आंवले का जो कसैलापन है वो टैनिन के कारण होता है। प्याज का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। और प्याज में गंध जो है एलाइल के कारण होता है। किसकी वजह से? एलाइल की वजह से होता है। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य है। फॉर्मिक एसिड जो होता है, फॉर्मिक अम्ल, उसका जो प्राकृतिक स्रोत है वो कहां से प्राप्त होता है? तो जैसे फॉर्मिक एसिड है वो लाल चींटियों एवं बिच्छुओं के डंक से प्राप्त होता है। इसको याद रखेंगे। फॉर्मिक एसिड जो है वो लाल चींटियों और बिच्छू के डंक में, या सीधे तौर पर यह समझिए कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। खट्टे फलों और नींबू और संतरा में क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। घास, पत्ते और मूत्र में क्या होता है? तो बेंजोइक एसिड होता है। बेंजोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए सारेल का वृक्ष और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? टमाटर और सारेल के वृक्ष में। फलों के रसों और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। फलों के रसों और सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। फिटकिरी व सोडा में क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल। फिटकिरी और सोडा में क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल होता है। फिटकिरी और सोडा में नाइट्रिक अम्ल होता है। हरा कशिश में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। हरा कशिश में क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इमली में टार्टेरिक एसिड होता है। अंगूर और इमली में टार्टेरिक अम्ल होता है। टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है। याद रखेंगे, दूध में लैक्टिक एसिड। प्रोटीन जो है, प्रोटीन में क्या पाया जाता है? एमाइनो एसिड्स का जो मिश्रण होता है उससे प्रोटीन बनता है। याद रखेंगे। पाचक रस जो होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक होता है। जो हमारे शरीर में जो भोजन को पचाने में जो मदद करता है, जो इंजाइम, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कच्चे सेब या फल में मैलिक एसिड होता है। कच्चे सेब या किसी कच्चे फल में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड। चाय में टैनिक एसिड होता है, टैनिक अम्ल। और मूत्र में यानी कि पेशाब में यूरिक अम्ल होता है। याद रखना है इन सारी चीजों को, ये बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं।
पशु एवं उनकी प्रमुख नस्लें पशु एवं उनकी प्रमुख नस्लें, जैसे कि पशु में देखें गाय की जो प्रमुख नस्ल है साहिवाल, जर्सी और कांकरेज। साहिवाल, जर्सी, कांकरेज गाय की प्रमुख नस्ल है। भैंस का जो प्रमुख नस्ल है वो है मुर्रा, सुरती, जाफराबादी। मुर्रा, सुरती और जाफराबादी। बकरी की जो नस्ल है वो है गद्दी, पश्मीना और मेहसाना। बकरी की नस्ल कौन कौन सी है? गद्दी, पश्मीना और मेहसाना। याद रखेंगे। भेड़ का भदरवाह, गुरेज, मैरिनो जो भेड़ की नस्ल है, और लिसिस्टर, जिसमें कि मैरिनो के बारे में परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि मैरिनो जो है किस चीज की नस्ल है, तो भेड़ की नस्ल है। सुअर में आप देख लेंगे, सुअर में हैम्पशायर, लांड्रेस और यॉर्कशायर। ये क्या है? ये सुअर की नस्ल है। सुअर की नस्ल है हैम्पशायर, लांड्रेस और यॉर्कशायर। घोड़ा की नस्ल देख लीजिए कौन कौन है? काठियावाड़ी, मारवाड़ी और अरबी। काठियावाड़ी, मारवाड़ी और अरबी जो है घोड़े की नस्ल है। अब मुर्गी में कौन कौन सी नस्लें होती हैं? लेग हॉर्न, मिनोर्क और कार्निस। लेग हॉर्न, मिनोर्क और कार्निस जो है ये मुर्गी की नस्ल है। ये सभी तथ्य बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इस सबको जानना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं विभिन्न यंत्रों में ऊर्जा का रूपांतरण। विभिन्न यंत्रों में ऊर्जा का रूपांतरण, जैसे डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण करता है? तो वो है डायनेमो। विद्युत मोटर, वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? मोमबत्ती। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में मोमबत्ती ट्रांसफर कर देता है। अच्छा, सेल क्या है? रासायनिक जो ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। कौन करता है? सेल करता है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में जो है रूपांतरित कर देता है। लाउड स्पीकर से विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। माइक्रोफोन में क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। और सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में इसका ट्रांसफर होता है। यांत्रिक ऊर्जा को वह किस ऊर्जा में बदल देता है? ध्वनि ऊर्जा में। तो ये सारे तथ्य जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और टॉपिक हम ये भी देख लेते हैं कि प्रमुख प्राणियों के श्वसन अंग। कुछ जितने भी प्राणी हैं उनके जो श्वसन अंग हैं उसके बारे में भी देख लीजिए। जैसे मनुष्यों का, पक्षी का और छिपकली का ये श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा, यानी कि इससे हम सांस लेते हैं। फेफड़ा से मनुष्य, पक्षी और छिपकली सांस लेते हैं, तो इसको याद रखना है। मछली, झींगा, सीप ये जो है क्लोम, इनका जो श्वसन अंग है क्या है? क्लोम है, क्लोम। उसके बाद केंचुआ का त्वचा, केंचुआ जो है वो स्किन से, त्वचा से सांस लेती है। मक्खी, टिड्डा, तिलचट्टा ये श्वास नली से श्वास लेते हैं। याद रखना है ये सारे तथ्यों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है विटिकल्चर। अंगूर के उत्पादन को विटिकल्चर कहते हैं। अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं हम? विटिकल्चर कहते हैं। विटिकल्चर, अंगूर के उत्पादन को विटिकल्चर कहा जाता है। पिसीकल्चर, मत्स्य यानी मछली उत्पादन को पिसीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट का उत्पादन होता है। रेशम कीट का उत्पादन किसमें होता है? सेरीकल्चर में। सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में फलों और सब्जियां का उत्पादन जो है वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। शहद उत्पादन एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। सिल्वीकल्चर में वनों का संवर्धन करते हैं। फ्लोरिकल्चर में फूलों की कृषि होती है, फूलों की कृषि। अर्बरी कल्चर में वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि होती है, अर्बरी कल्चर में। मैरीकल्चर में समुद्री जीवों का संवर्धन होता है। ऑलेरी कल्चर में जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि होती है, ऑलेरी कल्चर। और ऑलिवी कल्चर में जैतून की कृषि होती है। जैतून की कृषि ऑलिवी कल्चर होती है। तो याद रखना है हमें, ये सारे तथ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जगह पर आपके लिए मैंने इनको रखा है। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट हम इसको देख लेते हैं। विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। जैसे न्यूमिस्मैटिक सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। ध्वनि विज्ञान
का जो अध्ययन है एकॉस्टिक्स कहलाता है। एकॉस्टिक्स ध्वनि विज्ञान का अध्ययन है। एंटेमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान से संबंधित है। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर फूल एवं सब्जियों का जो अध्ययन होता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन होता है। एस्ट्रोनॉमी में बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। फूलों के रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद नक्शा बनाने की कला जो है कार्मोग्राफी कहलाता है। कार्मोग्राफी नक्शा बनाने की कला। त्वचा रोगों का जो अध्ययन है डॉर्मेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा रोगों का अध्ययन डॉर्मेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है जीवों के प्रजातीय गुण, इथोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में जीवों के प्रजातीय गुणों का अध्ययन होता है। स्वप्नों के अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहते हैं। सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओनिरोलॉजी। वंशानुगत गुण का जो अध्ययन होता है जीनेटिक्स में वंशानुगत गुण का अध्ययन करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है वो कॉस्मोलॉजी में होता है। किसमें होता है? कॉस्मोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन यानी कि किडनी का जो अध्ययन है, तो स्टडी ऑफ किडनीज जो है वो किसमें होती है? नेफ्रोलॉजी में। न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क रोग का अध्ययन न्यूरोलॉजी में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। मत्स्य पालन की जो कला है उसे क्या कहते हैं? मत्स्य पालन की कला को पिसीकल्चर कहते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। मांसपेशियों यानी मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स मायोलॉजी के अंदर होता है। गायनोकोलॉजी में स्त्री रोग विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। गायनेकोलॉजी में नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी में हृदय रोग का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? कार्डियोलॉजी में हृदय रोग का अध्ययन किया जाता है। हृदय रोग का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मेटालर्जी में किसका अध्ययन होता है? तो वो धातु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। धातु विज्ञान के अध्ययन को मेटालर्जी कहते हैं। आनुवांशिकी का जो अध्ययन है वो जेनेटिक्स कहलाता है। फ्रेनोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। फ्रेनोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन होता है। न्यूमेरालॉजी में क्या होता है? संख्याओं का अध्ययन जो है न्यूमेरालॉजी में किया जाता है। न्यूमेरालॉजी में संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में क्या होता है? तंतुओं एवं उत्तक का अध्ययन। हिस्टोलॉजी यानी स्टडी ऑफ टिश्यूज का जो अध्ययन है वो हिस्टोलॉजी में किया जाता है। हिपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन यानी कि लीवर का जो स्टडी ऑफ लीवर वो हिपेटोलॉजी में किया जाता है। किसमें? तो हिपेटोलॉजी में, याद रखना है। नेक्स्ट है लिथोग्राफी में यानी कि शिला और पत्थर का जो अध्ययन है या मुद्रण है उसको लिथोग्राफी हम लोग कहते हैं। ऑटोलॉजी कान के अध्ययन को ऑटोलॉजी कहते हैं। गैसों के अध्ययन को न्यूमेटिक्स गैसों का अध्ययन कहलाता है। फोटोलॉजी में प्रकाश का अध्ययन होता है। फोटोलॉजी में क्या होता है? प्रकाश का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है रेडियोलॉजी में एक्स किरणों का अध्ययन रेडियोलॉजी। पशु रसायन का अध्ययन क्या कहलाता है? जूकेमी क्या है? पशु रसायन का अध्ययन है। नेक्स्ट है विटिकल्चर अंगूर उत्पादन। बर्मी कल्चर केचुआ पालन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। साइटोलॉजी जीव कोशिकाओं का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ सेल्स। उसके बाद एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है। एग्रोनोमी में फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनोमी में फसली पादपों का अध्ययन होता है। कैलोलॉजी सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी यानी कि समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। सिमेंटिक्स शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन सिमेंटिक्स में किया जाता है। एंड द लास्ट पेडोलॉजी यानी कि मृदा का अध्ययन। मृदा यानी कि सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल्स, मिट्टी का अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि जो मैंने इन फैक्ट्स को एक जगह समाहित करके आपके सामने रखा है वो निश्चित तौर पर आगामी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ मैं आज का टॉपिक यही समाप्त करता हूं। आपका मेरे चैनल पर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।